गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग। आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट और ये लास्ट पार्ट है, इसको आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हेडिंग है रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुका कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन भी हो रहा है और रिसोर्सेज को भी हम दिन पे दिन बहुत तेज़ी से खोते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उससे बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो मेन रिसोर्सेज कोल और पेट्रोलियम है वो क्या है, फिक्स अमाउंट में है ना। उसका जो अर्थ के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, उसकी क्वांटिटी एक फिक्स अमाउंट में है। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो रिसोर्स मैनेजमेंट हेडिंग है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज ये बताएंगे आपको कि हम लोग उस रिसोर्स को कैसे मैनेज करें सही तरीके से, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो और उसको सही तरीके से प्रॉपर वे में हम उसका यूज़ कर सकें। तो पहला हेडिंग आता है इसके अंदर में, फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कोल पेट्रोलियम, अभी जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इंडिया में, 90% जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है पावर प्लांट में, 90% कोयले से होता है। और सोच लीजिए 90%, 10% में क्या है, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, इन सब चीज़ों से होता है। विंड एनर्जी क्या, पवन चक्की, जो पंखा लगा देते हैं बड़े बड़े पहाड़ों पे, हवा चलता है, पंखा घूमता है, उससे बिजली उत्पादन होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, डैम जो हमारे बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे लगाते हैं, पानी से टकराता है और उससे पंखे टकराते हैं, फिर डायनामो लगा होता है, वो अलग प्रोसेस है ना, वहाँ से बिजली उत्पादन होता है। तो विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इससे हम सिर्फ अभी 10%, नियर अबाउट 10% ही बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं। बाकी हम किससे कर रहे हैं, कोयले से कर रहे हैं। और कोयला मैं बता दिया हूँ कि जिस रेट से भी यूज़ हो रहा है तो 53 ईयर्स में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, रिसोर्स को मैनेज करते हुए हमें क्या करना चाहिए कि कोयले से जो बिजली हम बना रहे हैं उसको कम करके हमारा ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बनाना, विंड से और सोलर एनर्जी का यूज़ करके हमको बिजली या एनर्जी बनाना चाहिए। जो अभी 90-10 है तो हमको क्या करना है, 50-50 कर दे। उसके बाद क्या, ऐसा एक दिन आ जाए कि 90% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी एनर्जी है वो किससे बने, विंड से, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से, इन तीन चीज़ों से बने, ना कि कोयले से बने। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव सोर्स। तो क्या होगा, इन तीनों से बनाएंगे तो ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे हैं, रिन्यूएबल, जो डेली बनते हैं, ख़त्म होने वाले नहीं हैं। सन लाइट हमारा ख़त्म नहीं होने वाला है, विंड हवा हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है, पानी हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर इन तीन चीज़ों से हम लोग एनर्जी बनाना, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर दें कि इन तीन चीज़ों से अगर हमको एनर्जी मिलने लगे, बिजली उत्पादन होने लगे, तो क्या होगा, कोयले पे जो हम डिपेंडेंट हैं वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। इससे हमारा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, पहला फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम इसको लंबे समय तक हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकेंगे और ये ख़त्म नहीं होगा, पहला। दूसरा क्या होगा, पॉल्यूशन। जब कोयला जलाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारा स्मोक बाहर निकलता है, जो क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। उस पॉल्यूशन से भी हम लोग क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। तो हमको क्या करना है, फोकस करना है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या करना, लागू करना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन रेगुलेशन लॉ यानी जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का जो नियम कानून होता है, हमको उसको क्या करना पड़ेगा, कड़ाई के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। जैसे क्या, जैसे अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि पहले BS4 की गाड़ियाँ होती थी जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती थी, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती थी। और अभी क्या हुआ है,
अभी BS6 लेवल की गाड़ी आ गई है जो कि क्या करेंगी, स्मोक कम प्रोड्यूस करेंगी, उसमें से जो पोल्यूशन निकलेगा वो बहुत कम होगा। ये है इम्प्लीमेंटेशन। और क्या है इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आप देखिए पहले क्या होता था, कूड़े का ढेर शहर के बीचों बीच कहीं पे भी लोग जाते थे कूड़ा फेंक देते थे और बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था, फिर वहाँ से क्या हो जाता था, बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ, हैजा, प्लेग, इस टाइप की बीमारियाँ फैलती थी और बहुत सारे लोग मर जाते थे इन बीमारियों से। अभी क्या हो गया है, नीला डब्बा और क्या बोलते हैं हरा डब्बा डाल दिए, मैंने गाड़ी आती है, कचरा वाला आया और लेके जाता है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये क्या है, ये नगर निगम क्षेत्र और शहरों में लागू है, गांव में है क्या, अभी भी आज भी नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करना है हमको। और क्या, फैक्ट्रीज, आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो फैक्ट्रियों से होता है। कैसे, वहाँ पे भट्टी जलाने के लिए कोयला जलाते हैं और स्मोक क्या होता है, बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है और उससे क्या होता है, आसपास हवा में वो फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा एयर को पॉल्यूटेड कर देता है। फिर वो हवा जब हम लोग ऑक्सीजन के रूप में हम लोग लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उससे लंग्स की बीमारियां, कैंसर और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ हमको हो जाता है। तो वहाँ पे भी हमको इम्प्लीमेंट करना है कि उस बार रेगुलरली वहाँ पे चेक हो, जो स्मोक निकल रही है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड तो नहीं है, वहाँ पे भी हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। वैसे डिवाइसेस लगाने हैं वहाँ पे जो क्या करे, पोल्यूशन को कम करके स्मोक को हवा में लीव करे, छोड़े। उसके बाद फैक्ट्रियों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मरकरी, क्रोमियम से युक्त वाटर केमिकल निकलते हैं, पानी से होते हुए उसमें केमिकल मिक्स होता है, वहाँ यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज में। और क्या होता है, नालियों के माध्यम से निकल जाता है, उसको कहीं भी तालाब वगैरह में डाल देते हैं, नदियों में उसको जोड़ के डाल देते हैं पाइपलाइन के थ्रू। तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। अब अगर उसको नदियों में डाल दिए या नालों में डाल दिए तो क्या होगा, उसमें जितने भी जलीय जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियाँ हैं, वो क्या हो जाती हैं, उसको पीती और वो मर जाती हैं, या उसको पीती हैं, संक्रमित हो जाती हैं और उसी मछली को मछली वाला लाता है और बाजार में बेच देता है और उसको अगर आप लोग खाते हैं तो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सोचिए, मतलब फैक्ट्री से निकला और कहाँ गया, नाले से होते हुए मान के चलो अपने शिवनाथ नदी, गंगा नदी, किसी भी नदी में जाके वो पानी गिर गया। अब उसको उसमें जो केमिकल्स रहेंगे उस पानी को कौन पिएगा, मछलियाँ पिएंगी। वो मछली फिर कहाँ गई, बाजार में आ गई और उस मछली को आपने खरीद के लाया, मैंने नहीं खाता हूँ, आप लोग तो उस मछली को खरीद के लाया और उस मछली को आपने खाया और सोचिए क्या होगा। आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, कोई फैक्ट्री है, वहाँ से पानी निकला हुआ है, केमिकल निकला हुआ है, गाय लोग चढ़ते चढ़ते वहाँ पे चले गए, उस पानी को पी लिए, 10-10, 15-15 गाय एक साथ खत्म हो जाती है। सोचिए कितना हार्मफुल है। तो उस पर भी हमको कंट्रोल करना है कि जो भी हार्मफुल आपके सीवेज निकलते हैं आप उसको डायरेक्ट बाहर अपनी फैक्ट्री से नहीं भेजेंगे। वहाँ पे क्या लगाइए, अब रिसाइकलिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, उसमें जो भी केमिकल्स होंगे वहाँ पर उसको ट्रीट किया जाएगा, वहाँ से उसको निकाला जाएगा और बाकी का जो पानी बचेगा जिसमें बहुत ही कम मात्रा में केमिकल होंगे उसको बाहर करो, उसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे उसके पास जितना भी खराब सामान मिला केमिकल, उसको क्या करेगा, बाहर ले आके फेंक देगा कूड़े कचरे में। उसमें बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं, वहाँ पे गाय आगे खा रही है, पक्षी आगे खा रहे हैं, पशु आगे खा रहे हैं, क्या हो, मर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या रिसाइकलिंग प्लांट लगाओ आप अपनी फैक्ट्री में छोटा सा। उसमें क्या करो, आप फैक्ट्री में ही लगा रहे हो तो कहीं लगाओ, एक शहर में 1-2 रिसाइकलिंग प्लांट लगाइए आप। उसमें क्या होगा, जितना भी ये सारी चीज़ें रहेंगी हर जगह से वो जाएगा वहाँ पे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रिसाइकल कर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा वेस्टेज हमारे हॉस्पिटल में देखो आप, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे यूजेबल इंजेक्शन जो यूज़ कर दिए गए हैं, यूज्ड इंजेक्शन, बहुत सारे ग्लव्स, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, PPE किट, ग्लव्स यूज़ करते हैं, इंजेक्शन यूज़ करते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट को, जिसको कोरोना हुआ है। अब पता चला उसको ले जा करके आप क्या कर दिए, कूड़े में फेंक दिए बाहर। अब क्या होगा, अगर पशु जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, कोई बर्ड जा रहा है, कोई इंसान जाकर उसको छू दिया, क्या होगा, आपको होगा। तो ऐसे आम दिनों में सोचिए कितने सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, डेली कितने इंजेक्शन यूज़ होते हैं, कितने टैबलेट एक्सपायरी होते हैं, तो सारे उसमें फेंकते हैं वो आप लोग, मतलब हॉस्पिटल के लोग फेंक देते हैं ऐसी, तो कितना हार्मफुल। तो उसको भी क्या करना है, फेंकना नहीं है, आप उसको एक जगह इकट्ठा करिए, अपना ट्रक में भरिए और उसको ले जाइए और एक प्लांट बनाइए, रिसाइकलिंग प्लांट, और वहाँ जाकर उसको रिसाइकल करिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल लॉ।
मतलब ये सारी चीज़ों को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारे जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। आगे है इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटेबल मतलब इक्वल, यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना, मतलब सारे लोगों को बराबर यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है किसका, रिसोर्सेज का। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे। अब देखिए अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयला, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल सारा चीज़ कौन यूज़ करता है, अमेरिका। सबसे ज़्यादा एनर्जी आज के डेट में किसको चाहिए, अमेरिका को चाहिए। उन लोगों के यहाँ हर किसी की लाइफ क्या लग्जरियस है, हर चीज़ सेंसर से चल रहे हैं, रोबोट उनके पास, हथियार हैं, बड़े बड़े प्लेन हैं, बड़े बड़ी पनडुब्बियाँ हैं, पानी के जहाज, सब में सब चल। आज के डेट में कुछ भी एक आप छोटा सा स्क्रू बना रहे हो, एक छोटा सा नट बोल्ट बनाते हो तो उसको ही बनाने के लिए क्या है, मशीन बनेगा। और मशीन किससे चलता है, एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनता है, कोयले से बनता है। तो आप अगर एक छोटा सा सुई से लेकर जहाज तक का कोई भी एक पार्ट्स बनाते हैं तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बनाने के लिए कोयला यूज़ करोगे आप, और कोयला यूज़ करोगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होना ही होना है। कोयला जलाओगे तो धुआं निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा हम लोग बहुत कम करते हैं, ऐसे बहुत, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही नाम मात्र का एनर्जी यूज़। और अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन कौन कर रहा है, उन लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पोल्यूशन क्या सिर्फ उनके देश में होगा क्या, नहीं। हवा सिर्फ उनके देश में है क्या, नहीं। ओजोन लेयर सिर्फ उनके देश में है क्या, नहीं। उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबको बराबर करना है। अब अपने देश में देख लीजिए आप, कोई है जिसके घर में 4-4, 5-5, 10-10 कार है, कोई बिजनेसमैन आदमी है, उसके घर में 10 फैमिली रहती है, उसके बहू है, बेटे, सबके पास एक अपना अलग अलग कार। तो एक फैमिली में जो है 10 गाड़ियाँ, मतलब उसके डेली का कितना डीजल पेट्रोल चलाता होगा व्यक्ति। और आपके घर में एक भी गाड़ी नहीं है, साइकिल है या बाइक है, चलो मान के चलो, बाइक से आप कितना चला दोगे, और उन लोग क्या 10-10 गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। उनके घर में एसी है, सबके रूम में अलग अलग एसी लगी हुई है। तो सोचिए कि उन लोगों रिसोर्सेज का फैक्ट्री है, ऑफिस है, हर जगह कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, मतलब कितने ज़्यादा। तो उन लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास नहीं वो बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पॉल्यूशन क्या हो रहा है, वो ज़्यादा दे रहे हैं, और उसको झेल कौन रहा है, भैया हमने तो पॉल्यूशन किया ही नहीं ना। हमने क्या किया, हमारे पास ना तो कार है, ना तो हमारे घर में 4-5 एसी हैं, ना तो हमारे ऑफिस है, ना तो हमारे पास फैक्ट्री है। तो हमने यूज़ किया क्या, हमने तो कुछ भी यूज़ नहीं किया। लेकिन पॉल्यूशन जो हुआ उसको झेल रहे हैं कि नहीं। हवा लेंगे तो पॉल्यूटेड हमारे अंदर भी जाएगा, पॉल्यूटेड एयर हमारे अंदर भी जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सब लोग आप बराबर करिए। महात्मा गांधी जी बोले थे कि ये जो दुनिया है ना, ये वर्ल्ड है ना, ये सबके लिए बहुत एनफ है, सफिशियंट है। हर कोई इसमें, सारे छोटे जीव जंतु जानवर इंसान, हर कोई इसमें रह सकता है। ठीक, लेकिन अगर इंसान लालची हो जाए ना, तो एक आदमी के लिए ये पूरी दुनिया पर्याप्त नहीं है। और आजकल क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज बिजनेस में क्या कर रहे हैं, भूख। ये भी हो जाए, पावर प्लांट, 2 पावर प्लांट, 5 पावर प्लांट, 10 पावर प्लांट लगाते जाओ, फैक्ट्री लगाते जाओ, बस क्या है, पैसे की भूख बढ़ती जा रही है। अब अंबानी अडानी को देखिए, इनके पास हर स्टेट में पावर प्लांट है, उनके पास नहीं कुछ तो 500 पावर प्लांट रहेंगे। उससे क्या होगा, छोटे बड़े मिला के पूरा पॉल्यूशन तो कर रहे हैं, और पॉल्यूशन करके पूरा पैसा वो कमा रहे हैं, और भुगत कौन रहा है, हम और आप। तो ये है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके पॉल्यूशन कम होगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या नए अपॉर्चुनिटी हैं और क्या चैलेंजेस हैं इस रिसोर्स मैनेजमेंट को करने के लिए। एक एग्जांपल दिया गया इंदिरा गांधी कैनाल में। पंजाब के हरिके बैराज से एक इंदिरा गांधी कैनाल, एक नहर जो है निकाला गया इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से। थार डेजर्ट होते हुए पाकिस्तान के बाउंड्री से फ्लो होता है, राजस्थान पंजाब वाले एरिया में। तो वो लगभग 9060 यानी 9060 किलोमीटर लंबा है, वो पूरा टोटल एरिया मिला दिया जाए उसका। तो जब वो थार क्या पूरा डेजर्ट था, ये जब नहर निकाला गया ना, तो उससे क्या हुआ कि मॉइस्ट यानी थोड़ा नमी युक्त हो गया। पहले क्या एकदम ड्राई था, मतलब वहाँ पे चले जाओ तो एकदम ऐसा लगता था जल जाएगा इंसान, इतनी गर्मी होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे जब नहर बहने लगा, बहुत लंबा चौड़ा 9000 किलोमीटर का नहर बहने लगा, पानी बहने लगा, तो वहाँ पूरा मॉइस्ट हो गया एयर। वहाँ पे भी थोड़े थोड़े जो क्या बोलते हैं रेगिस्तान में जो होने वाले
डेजर्ट में जो होने वाले पेड़ पौधे कट गए तो वो बहुत सारे उगना शुरू हो गए, वहाँ पे वेजिटेशंस आ गए, वहाँ पे उससे कुछ जानवर भी आ गए रहने के लिए, और वहाँ पे उससे पूरी क्रांति आ गई। इतना ज़्यादा सिंचाई होने लगा, खेती इतना ज़्यादा होने लगा कि लगभग 20 लाख हेक्टेयर, 20 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो पूरा खेती होने लगा। 20 लाख हेक्टेयर का एरिया खेती होने लगा पूरा। तो उससे क्या हुआ, किसानों को बहुत फायदा हुआ, और सबसे बड़ा फायदा उसमें जो जीव जंतु जलीय जीव थे वो भी बहुत अच्छे मात्रा में ग्रो किए, और वहाँ आसपास का जो किसान थे उनकी आवक इनकम बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जो रेगिस्तान पहले क्या था, पूरा रेत होता था, एकदम जलते रहता था, वहाँ पे क्या नमी हो गई, नमी हुई तो पेड़ पौधे भी, छोटे छोटे प्लांट भी हो गए, और वहाँ पे कुछ जानवर भी आ गए, तो अच्छा हो गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगा, प्रॉब्लम ये होता है कि पानी तो अच्छी बह रही है ना, पेड़ भी धीरे धीरे उगना शुरू हो गए, लेकिन क्या होता था, मिट्टी वहाँ नहीं है, वहाँ क्या है, रेत है। तो जैसे थोड़ा आंधी तूफान आता है, जब जोर से तेज़ी से आंधी तूफान आएगा, वहाँ कोई पेड़ उगा है, मान के चलिए छोटा प्लांट, कटीले प्लांट उगे हैं, अब वो इतने तेज़ी से हवा तूफान आता है कि वो पूरे सैंड को क्या करता है, एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह ले जाता है, वहाँ का पूरा बालू खाली, रेत पूरा खाली हो गया, उड़ गया, तो क्या होगा, पेड़ वहाँ पे फिर हो पाएगा क्या, नहीं, गिर जाता है वहाँ। तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे किया गया है इंदिरा गांधी के हाल में। हाँ, तो इस टाइप के जो चैलेंजेस है वाटर, अब देखिए जैसे बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारे डैम, भाखरा नांगल डैम उड़ीसा में है, अपना महानदी पे हीराकुंड डैम, ऐसे छोटे छोटे डैम आजकल हर रिवर में बना दिए गए, बहुत सारे बड़े छोटे। तो इससे क्या होता है, इससे वाटर मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा है। अच्छा क्या है कि इससे पूरा उधर का जो एरिया है 20 लाख 30 लाख 50 लाख हेक्टेयर का, वो पूरा सिंचाई हो जाता है एक डैम से, बड़े डैम से। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो ये होता है कि वहाँ पे जैसी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और डैम क्या हो जाता है, पूरा फुलफिल हो जाता है, गेट को उठा देते हैं या डैम टूट जाता है, तो आसपास के जितने भी गांव हैं वो पूरे गांव क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, बाढ़ में नष्ट हो। और क्या होता है, नदियाँ, जो नदियाँ बहुत ही अपनी गति से फ्लो हो रही हैं, तो फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, जितने भी अगर कुछ आप केमिकल कुछ चला गया, कुछ गंदे पानी, नाले के पानी, शहर की गंदगी उसमें बह रही है और पानी खूब तेज़ी से फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, वो बहा के ले जाता है और धीरे 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 वो अपना ट्रीटमेंट, उसको शुद्ध करने का, प्योर करने का ट्रीटमेंट खुद से नदियाँ कर लेती है। लेकिन अभी क्या हो गया, हर नदी पे, हर छोटी हो चाहे बड़ी, सब पे क्या बना दिया गया, डैम बना दिया गया। और डैम क्या करता है, पानी को रोक देता है। जब रोक देता है तो जो नदियों का बहाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पानी सारा तो आपने रोक दिया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। अब नदियाँ क्या होगी, बहुत कम स्पीड। अब क्या होगा, जैसे आगे में कोई शहर है, वहाँ पे क्या होगा, गंदगी आपने बहा दिया, तो क्या करेगा, वो अच्छे से उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा, और फिर क्या हो जाएगी, नदी वहीं से सूखना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज, ये हमारे पास चैलेंजेस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इससे बचने के लिए, कि जो शहरों के, जैसे अभी शिवनाथ नदी को लीजिए, दुर्ग शहर राजनांदगांव से निकली बहुत अच्छे फ्लो में, और हमारे राजनांदगांव में मोहारा डैम बना दिया, पानी क्या कर दिए, रोक दिए, तो पानी बहुत तेजी से जा पाएगी क्या, नहीं, यहाँ पर रुकी हुई है। इधर के लोग, अपना किसान लोग सिंचाई कर रहे हैं, पूरा राजनांदगांव शहर क्या कर रहा है, उससे पानी पी रहा है, तो आगे बढ़ पाएगी क्या, नहीं। अब जैसे अब धीरे धीरे पानी जा रही है दुर्ग की तरफ, तो स्पीड क्या हो जाती है, कम। अब दुर्ग में क्या कर दिए, बहुत सारा जो है पूरे शहर की गंदगी लाकर उसमें छोड़ दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ के जितना भी पॉल्यूट हो जाएगा। और यही अगर यहाँ पे डैम नहीं बना होता, वो तेजी से निकलती, तो क्या करती, आप भले गंदगी छोड़ देते, उसको ले जाती दूर तक और उसको क्या कर देती, साफ कर देती। तो ये हमारे पास चैलेंजेस हैं कि अब हमको क्या है, शहरों की जो गंदगियाँ हैं, नाले हैं, उनको हमको जो है डायरेक्ट रिवर में नहीं छोड़ना है, हमको क्या लगाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, जो कि क्या करे, उन सारी गंदगी को ट्रीटमेंट करके, उसको साफ करके, तब उसके बाद पानी को छोड़े, ताकि हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट ना हो, इसमें जो जीव जंतु है मरे ना, नदी सूखे ना। तो आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट इस चैप्टर, कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग करिए, और करके मुझे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप जो है इसको मैसेज करेंगे, तो मैं चेक करूँगा कि आप लोगों को कितना समझ में, अपने वर्ड्स में सभी को इस आंसर जो भी इस चैप्टर में है उसके आंसर आपको अपने वर्ड्स में लिख करके कमेंट में मैसेज करें।
कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी समय पे। कल फिर से मिलते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।